हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रश्नोत्तर कृतिका क्लास 9 की हिंदी पुस्तक चैप्टर नंबर 2 मेरे संग की औरतें। यह पाठ एक संस्मरण है, इसको लिखा है मृदुला गर्ग ने। तो चलिए बच्चों, इसका लेखक परिचय, पहले लेखिका का परिचय देख लेते हैं। मृदुला गर्ग कौन है, इनके बारे में जानते हैं। जन्म स्थान है, जन्म हुआ है 25 अक्टूबर 1938 में, स्थान है कलकत्ता। इनकी रचनाएं हैं उनके हिस्से की धूप, अनित्य, चित्त कोबरा, कठगुलाब, मिलजुल मन और वंशज। इनकी कहानियां हैं, कहानी संग्रह है संगति विसंगति, 2 खंडों में संपूर्ण कहानियां हैं। निबंध संग्रह है रंग ढंग चुकते नहीं सवाल। पुरस्कार है समग्र साहित्य के लिए सन 1988 से 89 का हिंदी साहित्य द्वारा साहित्यकार सम्मान। मिलजुल मन के लिए 2013 के साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ का परिचय देख लेते हैं कि क्या है ये इस पाठ में। इस पाठ का सारांश क्या है। यह एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। इस संस्मरण में लेखिका ने 4 पीढ़ी की औरतों का वर्णन किया है। लेखिका की परदादी, नानी, दादी, माँ, अपने भाई बहनों एवं अपना जिक्र इसमें उन्होंने किया है। उनके व्यक्तित्व, उनकी आदतों व उनके विचारों के बारे में विस्तार से बात किया है। लेखिका के परिवार की औरतें परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर अपना जीवन जीते हैं। इसमें एक ऐसे परिवार के बारे में बताया गया है जहां लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेखिका के जीवन पर उसकी माँ, दादी तथा उसकी बहनों का विशेष प्रभाव पड़ा है। अब चलिए बच्चों, पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के 60 प्रश्न है इस पाठ में, इसलिए बने रहिएगा। सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। एग्जाम में चाहे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आए या शॉर्ट टाइप के आए, आप जिस तरह के प्रश्न आएंगे आप कर पाएंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं। उत्तर है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे प्रभावित थी। इसका निम्न कारण है। क्या कारण है। कहा है, लेखिका की नानी अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उसमें उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं। इस घटना से उनका देश के प्रति अटूट प्रेम का पता चलता है। और दूसरा कारण है बच्चों, जीवन भर पर्दे में रहते हुए भी उन्होंने अपनी बेटी की भलाई के लिए पर्दे का लिहाज छोड़कर पर पुरुष यानी दूसरे पुरुष अपने पति से के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलने की हिम्मत की। देखिए, उस जमाने में उन्होंने ऐसी हिम्मत की है, वो बड़ी बात है। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व, स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। और तीसरा ग नंबर का कारण है, लेखिका की नानी पारंपरिक, अशिक्षित तथा पर्दे में रहने वाली महिला होते हुए भी अपने निजी जिंदगी में वे आज़ाद विचारों वाली महिला थी। उन्होंने विलायती ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले बैरिस्टर पति के विचारों का अनुकरण नहीं किया, बल्कि अपने हिसाब से अपना जीवन बिताया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लेखिका कि नानी ने आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी की। उत्तर है, लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, पर आज़ादी के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। वे अनपढ़ पर्दानशी थी। पर्दानशी यानी पर्दे में रहने वाली औरत थी। उनके मन में आज़ादी के प्रति जुनून था। उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे, लेकिन उन्होंने उनका अनुकरण नहीं किया। मौत के नज़दीक पहुंचने पर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनके देश प्रेम की भावना का पता चलता है। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है, इस विवाह की घटना से एक उदाहरण प्रस्तुत किया और देश के क्रांतिकारियों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की। अन्य लोग भी इस कार्य में उनके साथ हैं। और तीसरा प्रश्न है बच्चों, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखी।
आपकी पुस्तक के सारे प्रश्न हैं, इसलिए कहीं इधर उधर मत भटकिएगा, पूरे प्रश्नों को देख लीजिएगा और ताकि आपका अच्छे से क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाए। लेखिका की माँ सुंदर, नाजुक और स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। वे ईमानदारी और निष्पक्षता से घुली मिली थी। हर महत्वपूर्ण काम के लिए उनकी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। लेखिका की माँ को आज़ादी का भरपूर जुनून था। वे उसे अपने तरीके से भरपूर निभाती थी। वे अन्य भारतीयों की माँ जैसी नहीं थी। उन्होंने अपने बच्चों को न कभी लाड किया, न उनके लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। उनका ज़्यादा समय किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा या संगीत सुनने में बीतता था। उनके मान सम्मान के दो प्रमुख कारण थे। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा, एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण घर वालों की दोस्ती। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की दादी के घर के माहौल उस समय की प्रचलित मान्यताओं से काफ़ी अलग था। घर के सब लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार चलने की आज़ादी थी। घर में पुत्र पुत्री में भेदभाव नहीं किया जाता था। दादी ने अपने पुत्र वधू के गर्भवती होने पर बेटी पैदा होने की कामना की थी। घर में स्त्रियों को समान आदर सम्मान दिया जाता था। लेखिका की माँ को परिवार भर के लोग मानते थे। परिवार का वातावरण धार्मिक था। स्वयं दादी नियमित रूप से मंदिर जाया करती थी। उनके परिवार में साहित्यिक माहौल था। देखिए अगला चौथा प्रश्न देखिए बच्चों। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। उत्तर है, लेखिका की दादी स्वतंत्र विचारों वाली और साहसी महिला थी। उन्हें लीक से अलग हटकर चलने की आदत थी। वे लड़कियों को लड़कों के समान ही मानती थी, जो कि उनकी मन्नत किससे साबित हो गया। उस समय उन्होंने समाज में लड़कियों के प्रति सम्मान की भावना उगाने के लिए एवं समान हक दिलाने के लिए स्वयं के घर से ही शुरुआत की। पांचवा प्रश्न है, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर है, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। यह कथन बिल्कुल सही है। लाया जा सकता है, यह कथन इस पाठ से बिल्कुल सत्य कर दिखाया है। पाठ में माँ जी को जब पता चला कि उनके कमरे में चोर है तो भी उन्होंने उसके साथ बहुत सामान्य व्यवहार किया और उससे पूरे एहतियात के साथ कुएं से पानी भरकर लाने को कहा। माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो चोरी कर चाहे खेती। चोर ने कभी भी अपने जीवन में इतना सम्मान नहीं पाया था। इस व्यवहार से चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने हमेशा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती अपना ली। छठा प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो लेखिका का मानना था कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में रहती थी। अब बागलकोट का नाम याद रखिएगा बच्चों, प्रश्न में आएगा। लेखिका कर्नाटक के किस कस्बे में, तो बागलकोट में रहती थी। उस समय वहाँ ढंग का कोई विद्यालय न था। उसने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का अनुरोध किया, किंतु वे स्कूल नहीं खोलना चाहते थे क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी। लेखिका सभी की शिक्षा की पक्षपाती थी। उसने अपनी कोशिशें तथा कुछ उत्साही लोगों की मदद से ऐसा विद्यालय खोला जिसमें बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी तथा कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती थी। लेखिका ने इस विद्यालय को कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाई। अब सातवां प्रश्न है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर है बच्चों, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि देखिए यहाँ पर ऊंची निस्वार्थ भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, ऐसे जो किसी भी बात को इधर उधर नहीं करते, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते तथा जिनका व्यक्तित्व सरल सहज एवं पारदर्शी होता है, उन्हें पूरा समाज श्रद्धा के भाव से
देखता है। 8वां प्रश्न है कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। सच उत्तर है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उनकी बहन दोनों दृढ़ निश्चयी एवं जिद्दी स्वभाव की थीं और वे अपने इस स्वभाव का आनंद भी उठाती हैं। लेखिका के पिता ने उनको लाने के लिए एक गाड़ी लगा रखी थी, पर रेणु गर्मी में ही भी उस गाड़ी में नहीं आती थी। वे पैदल चलकर आती थी। दिल्ली में थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है, तमाम यातायात बंद हो जाता है। इसी तरह एक बार 9 इंच की बारिश में रेणु की स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु घर वालों के मना करने पर भी पानी में स्कूल गई और स्कूल बंद देखकर लौट आई। लेखिका बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया में रहीं। वहां रहकर उन्होंने लोगों के बीच जागृति पैदा की। जो औरतें पति के साथ पिक्चर देखने में भी अलग अलग दड़बों में बैठती थी, उन्हीं औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया और उन्हीं नाटकों के जरिए अकाल राहत कोष के लिए पैसा भी इकट्ठा किया। कर्नाटक के छोटे कस्बे बागलकोट में रहते हुए उन्होंने अपने प्रयास से बच्चों के लिए अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाले प्राइमरी स्कूल खोला और मान्यता भी दिलाई। अब देखिए बच्चों, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। चलिए फटाफट इनको देख लेते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ के लेखक कौन है? तो आपने अभी देखा मृदुला गर्ग हैं। मेरे संग की औरतें पाठ के लेखक हैं मृदुला गर्ग जी। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, लेखिका के घर का नाम क्या है? तो लेखिका के घर का नाम है उमा। क्या नाम है बच्चों? उमा। अगला प्रश्न है, लेखिका से छोटी बहन का नाम क्या है? तो लेखिका से छोटी बहन का नाम है गौरी और चित्रा दोनों। लेखिका से जो छोटी बहन है उनका नाम है, एक का नाम गौरी, दूसरे का चित्रा। चौथा प्रश्न है, लेखिका की नानी का व्यक्तित्व कैसा था? तो लेखिका की नानी का व्यक्तित्व पर्दा नशी, अनपढ़, पारंपरिक और देशभक्त, इनमें से सभी। 5वां प्रश्न है, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। यह कथन किसका है? लेखिका की दादी का, लेखिका की नानी का, किसका है? तो यह कथन है लेखिका की दादी का। अगला 5 प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6, फजल का क्या अर्थ है? फजल का अर्थ है अनुग्रह और दया दोनों। फजल मतलब अनुग्रह और दया दोनों। लेखिका की सबसे छोटी बहन का क्या नाम था? लेखिका की सबसे छोटी बहन का नाम था अचला। 8 नंबर प्रश्न है, लेखिका की माँ कैसे व्यक्ति को सही रास्ते पर लेकर आई? देखिए अचला, यहाँ पर हर प्रश्न को टिक करने में परेशानी होगी बच्चों, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। लेखिका की माँ कैसे व्यक्ति को सही रास्ते पर लेकर के आई? 8वां प्रश्न का सही उत्तर है एक चोर को। किसको लेकर के आई थी? एक चोर को। अगला प्रश्न नंबर है 9, शादी के बाद लेखिका बिहार के किस कस्बे में रहीं? तो शादी के बाद लेखिका, अभी आपको मैंने बताया, डालमिया नगर में रहीं। ऐसे ही प्रश्नों को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, लेखिका की नानी ने अपनी पुत्री की शादी किससे करनी चाहिए? तो देखिए अभी उन्होंने कहा था कि लेखिका की नानी ने अपनी पुत्री की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से करना चाहा था, तो यहाँ पर ये उत्तर सही है। अपरिग्रह शब्द का क्या अर्थ है? अपरिग्रह यानी कि ए और बी दोनों है, क्योंकि संग्रह न करना और किसी से कुछ ग्रहण न करना, मतलब कोई भी चीज़ इकट्ठा नहीं करना और किसी से कुछ लेना नहीं, मतलब चीज़ों का त्याग कर देना। अगला प्रश्न है, लेखिका कितनी बहनें थीं? लेखिका की बहनें थीं 4। कितनी बहनें थी बच्चों? पाठ में 4 बहनें दिखाएगा, आपको पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, लेखिका की नानी ने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने की जिम्मेदारी किसे दी? तो लेखिका की नानी ने अपनी बेटी की जिम्मेदारी, जो वर ढूंढने की यानी दूल्हे को ढूंढने की जिम्मेदारी किसको दी थी? प्यारेलाल शर्मा को। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता को किस परीक्षा में बैठने के लिए रोक दिया गया था? तो उनको ICS की परीक्षा में बैठने के लिए रोक दिया गया था। अगला प्रश्न है, लेखिका के भाई का क्या नाम था? लेखिका के भाई का नाम है 15 नंबर प्रश्न का राजीव। सही उत्तर है बच्चों राजीव। लेखिका के भाई का नाम राजीव था। अगर आप मेरी बात को अच्छे से सुन भी लेंगे तो भी आपका सारा प्रश्न उत्तर तैयार हो जाएगा। बस ध्यान लगाकर सुनने की ज़रूरत है। अगर पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तब तो आपको 1 नंबर भी कोई नहीं काट पाएगा, लेकिन अगर ध्यान से सुन भी लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखिका की बहन अचला किस भाषा में लिखती है?
तो लेखिका की बहन अचला लिखती है अंग्रेजी भाषा में। मुंह जोर का क्या अर्थ है? मुंह जोर का अर्थ है बच्चों बहुत बोलने वाली, यानी ये देखिए बहुत बोलने वाली। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखिका के नाना ने, एक सेकंड, यहाँ पर है, फरमाबदार शब्द का क्या अर्थ है? फरमाबदार शब्द का अर्थ है आज्ञाकारी। पहरेदार ने चोर को कहाँ देख लिया था? पहरेदार ने चोर को कुएं पर देख लिया था। प्रश्न नंबर 20 है, किस बीमारी के कारण लेखिका आज़ादी का जश्न देखने के लिए नहीं जा पाई? टाइफाइड। टाइफाइड की बीमारी बहुत चलती है, पहले चलती थी, अभी भी चलती है, लेकिन अभी इसका इलाज है। 21 नंबर है, आज़ादी के समय लेखिका की उम्र लगभग कितने वर्ष की थी? तो आज़ादी के समय लेखिका की उम्र सिर्फ और सिर्फ 9 वर्ष की थी बच्चों। 22 नंबर, नहीं चाहिए, मैं तो रोज नहाती हूँ, इत्र भेंट करने पर यह कथन किसने कहा? रेणु ने। रेणु ने कहा मुझे इत्र की जरूरत नहीं है, मैं रोज नहाती हूँ। लेखिका, प्रश्न नंबर 23 है, लेखिका की नानी की कितनी बेटियां थीं? लेखिका की नानी की बस एक बेटी थी। किसके समझाने पर एक चोर का हृदय परिवर्तन हो गया? किसके समझाने पर हुआ बच्चों? माँ के समझाने पर। अगला प्रश्न है 25 नंबर, दिल्ली में 9 इंच बारिश होने पर एवं घर वालों को मना करने पर भी किसने विद्यालय जाना नहीं छोड़ा? किसने नहीं छोड़ा? रेणु ने। 26 नंबर है, मेरे संग की औरतें पाठ किस विधा में लिखी गई है? तो अभी आपको मैंने बताया संस्मरणात्मक शैली है इसकी, तो ये है आपका संस्मरण विधा में लिखा गया है। साहित्य की विधाएं होती हैं तो उसी विधा में लिखा गया है। लेखिका की नानी ने अपने अंतिम समय में किसे बुलाया? लेखिका की नानी ने अपने अंतिम समय में प्यारेलाल शर्मा को बुलाया था। इस पाठ में किसने बच्चों के लिए स्कूल खोला? तो इस पाठ में किसने बच्चों के लिए? लेखिका ने स्वयं खोला था। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखिका के नाना क्या पढ़ने के लिए विलायत गए थे? तो लेखिका के नाना बैरिस्टरी पढ़ने के लिए विलायत गए थे। अगला प्रश्न नंबर 30 है, लेखिका के नाना पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए थे? अब देखिए यहाँ पर लेखिका के नाना विलायत गए थे। कहाँ गए थे? विलायत गए थे। क्या पढ़ने गए थे? बैरिस्टरी पढ़ने गए थे। यहाँ ये प्रश्न समाप्त हुआ। अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 31 है, लेखिका के नाना ने किस विश्वविद्यालय से बैरिस्टरी की डिग्री ली थी? किस विश्वविद्यालय से लिया था बच्चों? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न नंबर है 32, लेखिका के पिता ने उन्हें कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया? कौन सा उपन्यास दिया था? ब्रदर्स काराम जो। कौन सा दिया था बच्चों? ब्रदर्स काराम जो। 33 नंबर, इजहार शब्द का क्या अर्थ होता है? इजहार मतलब होता है जाहिर करना। जाहिर करना। अगला प्रश्न है, लेखिका एवं उसके भाई बहनों के लिए माता पिता दोनों की भूमिका कौन निभाते थे? पिता। कौन निभाते थे? पिता निभाते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखिका ने बच्चों के लिए स्कूल कहाँ खोला था? ए है बिहार में, और बी है कर्नाटक के बागलकोट में, सी है बिहार के डालमिया में, और डी है कोई नहीं, तो उन्होंने कर्नाटक के बागलकोट में खोला था। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 36 नंबर, अकबकाया का क्या अर्थ होता है? अकबकाया तो आपने सुना होगा, देशी शब्द है। अकबकाया मतलब होता है घबराया हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था? लेखिका की बड़ी बहन का नाम था मंजुल। क्या नाम था? मंजुल। देखिए एक एक प्रश्न को मैं इसलिए बोलती जा रही हूँ कि आपको याद भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कठगुलाब यानी जादू का कालीन, 3 किलो छोरी किसकी रचनाएं हैं? किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की। अगला है, लेखिका के घर में
किसके लिए मन्नत मांगी गई थी? वह कौन थी? वह कौन थी बच्चों? मंजुल भगत। कौन थी? मंजुल भगत के लिए मन्नत मांगी गई थी। अगला प्रश्न है, रेणु ने पत्र लिखकर किसका चित्र मंगवाया था? रेणु ने पत्र लिखकर जनरल थिमैया का चित्र मंगवाया था। लेखिका की तीसरी नंबर की बहन कौन थी? तो लेखिका की तीसरी नंबर की बहन थी चित्रा। कौन थी बच्चों? चित्रा। याद रखिए क्योंकि एक एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। और प्रश्न नंबर 42 है, बागलकोट किस राज्य में स्थित है? तो बागलकोट कर्नाटक में स्थित है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, स्कूल खोला था उन्होंने, तो उसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, इधर पेज को चेंज करके दिखाती हूँ मैं आपको। अगला प्रश्न, लेखिका का छोटा भाई राजीव किस भाषा में लिखते थे? तो लेखिका के छोटा भाई राजीव जो थे वो हिंदी भाषा में लिखते थे। किताबें, अगला प्रश्न है, किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, या मिराक का क्या अर्थ है? मिराक का क्या अर्थ होता है? मिराक का अर्थ होता है बच्चों मानसिक रोग। क्या है? मानसिक रोग होता है मिराक मतलब। अगला है, मोहलत का क्या अर्थ है? मोहलत का मतलब होता है अवकाश। मोहलत माने अवकाश, समय। ब्रदर्स कारामजो नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? ब्रदर्स कारामजो नामक उपन्यास के लेखक हैं दास्तोवस्की। खरामा का क्या अर्थ है? खरामा का अर्थ है धीरे धीरे। ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं बच्चों, एग्जाम में आएंगी तो आपको दिक्कत होगी। अगला है 48 नंबर, मेरे संग की औरतें पाठ में परिवार के कितने सदस्य साहित्य रचना करते थे? कितने सदस्य साहित्य रचना करते हैं बच्चों? 4। लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट में कौन सा स्कूल खोला था? तो कौन सा स्कूल खोला था जिसमें सभी भाषा सिखाई जाती थी? लेखिका ने ऐसा स्कूल खोला था जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ तीनों भाषाएं सिखाई जाती थी। C नंबर, लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर मांगा था कि उनकी जो बहू हैं उनका पहला बच्चा लड़की हो। अगला प्रश्न है बच्चों 51 नंबर, माँ ने चोर का हृदय कैसे परिवर्तन किया? एक ही लोटे में पानी पीकर रिश्ता बनाकर माँ ने चोर का हृदय परिवर्तित कर दिया। अगला प्रश्न है 52 नंबर, माकुल शब्द का क्या अर्थ है? माकुल शब्द का क्या अर्थ है? माकुल शब्द का अर्थ होता है अच्छा, यानी अच्छा। लेखिका ने अपने नानी के माध्यम से घरेलू स्त्रियों के किस रूप को दिखाया है? तो लेखिका ने अपने नानी के माध्यम से घरेलू स्त्रियों की स्वतंत्रता प्रिय, देखिए वो भी स्वतंत्रता चाहती थी, स्वतंत्रता प्रिय रूप को दिखाया है। अगला नंबर है प्रश्न नंबर 54, लेखिका की नानी नाना के मध्य बड़ा अंतर किस कारण था? तो उत्तर देखते हैं, 4 ऑप्शन है। किस कारण से नानी नाना में अंतर था? अशिक्षा के कारण। 55 नंबर प्रश्न, नानी के मन में कौन सा सपना था? नानी के मन में सपना था देश की आज़ादी का, देश को आज़ाद कराना चाहती थी नानी। और 56 नंबर प्रश्न है, लेखिका के परिवार में सबको किस बात की छूट थी? अपनी मनमानी करने की, निजत्व बनाए रखने की, अलग कमरा की, किस बात की छूट थी? अपनी निजत्व बनाए रखने की, यानी आपको अपना जो मन करे वो आप कर सकते हैं। निजत्व माने खुद का। लेखिका की माँ किनके आदर्शों का पालन करती थी? लेखिका की माँ महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करती थी बच्चों। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 58, हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। यह कथन किसका है? यह कथन है कैथोलिक बिशप का। और अगला प्रश्न है 59, मुस्तैद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तैयार, तत्पर, चुस्त, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला और अंतिम प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप, जैन समाज में संग्रह न करना क्या कहलाता है? जैन समाज में संग्रह न करना कहलाता है बच्चों अपरिग्रह। क्या कहलाता है? अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा न करना। अब चलिए यहाँ पर आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, उनको भी देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसा भी पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर
मेरे संग की औरतें पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मेरे संग की औरतें पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लड़कियों को भी स्वतंत्रतापूर्वक जीने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिताजी उनके लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? क्यों? उत्तर है क्योंकि वे माता पिता दोनों की भूमिका का निर्वाह करते थे। प्रश्न नंबर 3, लेखिका की परदादी ने क्या मन्नत मांगी थी? लेखिका की परदादी ने मन्नत मांगी थी कि उनके पुत्र वधू की पहली संतान कन्या हो। प्रश्न नंबर 4, लेखिका की माँ की नाजुकता को देखकर उनकी दादी ने क्या कहा? लेखिका की माँ की नाजुकता को देखकर उनकी दादी ने कहा कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और चींके पर टांग दी। प्रश्न नंबर 5, लेखिका की माँ को किस चीज़ का जुनून था? लेखिका की माँ को आज़ादी का जुनून था, और ये जुनून अगर एक बार बच्चों किसी को लग जाए तो जब तक ये चीज़ मिल नहीं जाती आदमी उसके पीछे लगा रहता है, आज़ादी का जुनून। लेखिका की माँ घर बार क्यों नहीं संभाल पाती थी? अपनी बीमारी के चलते, उनकी अरुचि के कारण घर बार वो नहीं संभाल पाती थी। 7वां प्रश्न है, रेणु इत्र भेंट करने पर क्या कहती है? नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। 8वां प्रश्न है, लेखिका को ब्रदर्स काराम जो कौन सा अध्याय याद हो गया था? जो अध्याय बच्चों पर होने वाले अनाचार यानी अत्याचार पर था, वह अध्याय लेखिका को याद हो गया था। अगला 9वां प्रश्न है, लेखिका की माँ की श्रद्धा का क्या कारण था? उत्तर है, लेखिका की माँ की श्रद्धा के दो मुख्य कारण थे। वह कभी झूठ नहीं बोलती थी और वह एक ही गोपनीय बात दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। प्रश्न नंबर 10, लेखिका की परदादी ने क्या व्रत ले रखा था? अगर उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएं तो वे तीसरी दान कर देंगी। अब लघुत्तरी प्रश्न भी हैं बच्चों, इसमें देख लेते हैं। लेखिका की बहन अचला का स्वभाव बताइए। ऐसा ना हो कि आप लोग देख कर के घबरा जाएं बच्चों। आप ही के लिए सारे प्रश्नों को मैंने बनाया है, ताकि अगर मैंने निकाला है खोज के, ताकि आपके लिए अगर कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है तो उसको भी कर लेंगे, लॉन्ग आएगा तो उसको भी कर लेंगे। क्योंकि अब आप 9th में चले गए तो 9th क्लास का स्टैंडर्ड ज़्यादा होता है, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अचला, प्रश्न का उत्तर है, अचला लेखिका की सबसे छोटी बहन थी। उसने अपने पिता का कहना मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई पास की, पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा नहीं रचा और मंजुल और लेखिका की तरह 30 वर्ष के पार करते ही वह लिखने लगी। प्रश्न नंबर 2, लेखिका की बहन चित्रा के बारे में बताइए। लेखिका की बहन चित्रा उनकी बहनों में तीसरे नंबर पर है। वह कॉलेज पढ़ने जाती तो थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी और उनको पढ़ाने में रखती थी, इसलिए परीक्षा में उसके अंक कम आते थे। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेंगी, तो फिर उसने उसी लड़के से शादी की। लेखिका के नाना विलायत से वापस आने के बाद कैसी जिंदगी बसर करने, इसका नानी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा? लेखिका के नाना विलायत से वापस आने के बाद विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। इससे नानी के रहन सहन पर कोई असर नहीं पड़ा, ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। चौथा प्रश्न है, लेखिका की बहन रेणु दोपहर में स्कूल से वापसी पर गाड़ी में बैठने से क्यों इनकार कर देती है? उत्तर है बच्चों, उसका मानना था थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक है, इसलिए वह दोपहर में स्कूल से वापसी पर गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती हैं। 5वां प्रश्न है, लेखिका मृदुला गर्ग को 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी का समारोह देखने की इजाज़त क्यों नहीं मिली? उत्तर है 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो दिल्ली में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। उन दिनों लेखिका बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड, खांसा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए लेखिका के रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने उन्हें इंडिया गेट जाकर जश्न में भाग लेने की इजाज़त नहीं दी। लेखिका उसी तरह रोती रहीं जिस तरह कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोता है। लेखिका की माँ आम भारतीय महिलाओं से कैसे भिन्न थी? लेखिका की माँ आम भारतीय महिलाओं से इस तरह से भिन्न की तरह नहीं थी। वह घर बार नहीं संभाल पाती थी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उन्होंने कभी भी लेखिका और उसके अन्य भाई बहनों से लाड़ दुलार नहीं किया और ना ही कभी अपने बच्चों के लिए खाना बनाया। अपनी बेटियों को अच्छी पत्नी, माँ और बहू बनने की सीख कभी नहीं दी। उनका ज़्यादा समय किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त संगीत सुनने और साहित्यिक चर्चा में व्यतीत होता था। वे पत्नी, माँ और बहू के किसी कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। इसी तरह लेखिका की माँ आम भारतीय महिलाओं से भिन्न थी।
तीसरा नंबर, लेखिका के परिवार में कौन कौन किस किस नाम से लिखता है। लेखिका के परिवार में बड़ी बहन रानी मंजुल नाम से लिखती है। अपने विवाह के बाद लिखना आरंभ किया था, इसलिए उसका नाम बदलकर पति का ग्रहण किया गया। इस तरह उनका नाम हुआ मंजुल भगत। लेखिका का घर का नाम उमा था। उसने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया और उनका नाम मृदुला गर्ग रख लिया। सबसे छोटी बहन अचला ने अपने नाम से लिखा। वह अंग्रेजी भाषा की लेखिका है। लेखिका का छोटा भाई राजीव भी हिंदी में ही लिखता है। इस प्रकार लेखिका के परिवार के 4 सदस्य लिखने का कार्य करते हैं। चलिए बच्चों, यह चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है, कोई प्रश्न नहीं छूटा और एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपको मैंने करा दिया है। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।